हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अगर आपको अपनी एमबीबीएस सीट को मजबूत करना है तो आपको पूरे साल 650 प्लस का ध्येय अपने सामने रखना पड़ेगा। ऐसा देखने में लगता है कि क्वेश्चन ही तो है, 2-3 लाइनें पढ़नी है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन ढूंढ के निकालना है ना। और यकीन मानिए कि एनसीईआरटी को पढ़ना, समझना, इंटरप्रेट करना और एनालाइज करना अपने आप में एक कला है। आप हर दिन अगर 50 क्वेश्चन का टारगेट अपने सामने रखेंगे तो आप कई बार 10 कर पाएंगे, कई बार 20 कर पाएंगे, 30 क्वेश्चन आपसे शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप उन 30 क्वेश्चन को सीखो। हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज अर्चना राठी, योर बॉटनी मेंटोर इन द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जिस प्लेटफॉर्म पर हर साल लाखों बच्चा नीट की तैयारी करता है और इस एग्जाम को क्रैक करता है। जी हाँ, सो नीट एग्जाम वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया, जहां हर साल न जाने कितने लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लिए अपनी आंखों में इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अपना एक खांचा होता है, अपना एक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न को क्रैक करने के लिए आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर प्लानिंग। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक नीट एग्जाम विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस राह में, इस सफर में जब आप अपना मन बना लिए हैं कि आपको नीट क्लियर करना है, तो इस सफर में सबसे पहली चीज क्या आती है दोस्तों? गोल सेटिंग। जब आप किसी राह पर चल पड़े हैं तो आपके सामने आपका लक्ष्य एकदम साफ, एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे अर्जुन के सामने मछली की आंख एकदम क्लियर थी। तो आप सभी ये जानते हैं कि नीट एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, और हर एक सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक सब्जेक्ट का 180 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जिससे मिलाकर 720 नंबर बनते हैं। अगर आपको अपनी एमबीबीएस सीट को मजबूत करना है तो आपको पूरे साल 650 प्लस का ध्येय अपने सामने रखना पड़ेगा। अगर आप किसी भी टेस्ट में, जो आप टेस्ट पूरे साल देंगे, अगर आप 650 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो समझ जाइए आप अभी सिलेक्शन के दायरे से बाहर हैं और आपको उस दायरे के अंदर आना है। तो 650 प्लस मार्क्स इज योर गोल। नाउ अब मैम हमें फोकस किस पर करना है? हर एक एग्जाम का अपना एक सिलेबस होता है, यूपीएससी, जेईई, नीट, हर एक एग्जाम का अपना एक डिफाइंड सिलेबस होता है। तो नीट एग्जाम का डिफाइंड सिलेबस एनटीए की साइट पर हर साल अपडेट किया जाता है, वो आपको मिल जाता है, वो टीचर्स भी बताते हैं। लेकिन वो किताब जो यूनिवर्सल है, यूनिफॉर्म है, सारे नीट एस्पिरेंट्स जिसको फॉलो करते हैं, वो है आपकी एनसीईआरटी। और यकीन मानिए कि एनसीईआरटी को पढ़ना, समझना, इंटरप्रेट करना और एनालाइज करना अपने आप में एक कला है। और उस कला को आपको कौन सिखाता है? आपके गुरु, आपके टीचर्स। और धीरे धीरे इस सफर में आपको इस एनसीईआरटी पर मास्टरी हासिल करनी है, महारत हासिल करनी है। फिर यस, इस सफर में पढ़ाई कितनी करनी है? सो दिस इज द मोस्ट फेमस क्वेश्चन द नेशन वांट्स टू नो कि एक नीट एस्पिरेंट्स को कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये केवल बच्चे का सवाल नहीं होता, ये सवाल माँ बाप का भी होता है कि बच्चे को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मेरा बच्चा कितने घंटे पढ़े कि उसका नीट का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो इस सवाल का जवाब थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की कैपेसिटी, आईक्यू लेवल अलग होता है। कोई जल्दी समझता है तो कोई देरी से समझता है, लेकिन एक मिनिमम बेसिक लेवल जो आपको पढ़ना ही है, मिनिमम घंटे जो आपको हर दिन डेडिकेट करने ही है, चाहे आप किसी भी लेवल के बच्चे हों, वो है 8 से 10 घंटे। बेटा 8 से 10 घंटे डेली के आपको देने ही पड़ेंगे। अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप थोड़ा चीजों को देरी से समझते हैं तो इससे ज्यादा भी आपको समय देना पड़ सकता है, लेकिन मिनिमम 8 से 10 घंटे डेली आपको इस एग्जाम की तैयारी में लगाने ही पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इन घंटों को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो डेली का स्केड्यूल इस पूरे साल में आपका क्या रहना चाहिए? आपको 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं, डेली 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी आ जाती है बायोलॉजी, जो अकेली 360 नंबर की है, बॉटनी जूलॉजी मिलाकर। तो हम जानते हैं बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू बॉटनी एंड जूलॉजी। तो आप हफ्ते में इसको ऑल्टरनेट बांट लीजिए,
ऑल्टरनेटिवली बॉटनी जूलॉजी बॉटनी जूलॉजी बॉटनी जूलॉजी। तो इस तरह फिजिक्स आपको डेली पढ़नी है, केमिस्ट्री आपको डेली पढ़नी है, बॉटनी जूलॉजी आप ऑल्टरनेट कर लीजिए। तो हर दिन आपको 2 घंटे बायोलॉजी को देने हैं, जिसमें 1.5 घंटा आपको इसकी थ्योरी को डेडिकेट करना है और आधा घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है। आपको हर दिन 3 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, जिसमें 2 घंटा, 2 से सवा 2 घंटा आपको इसकी थ्योरी को डेडिकेट करना है और लगभग 1 से सवा घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में देना है। और सेम रहेगा केमिस्ट्री के साथ। तो आप जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर उसको ज्वाइन करेंगे। आपके टीचर्स आपकी डेली क्लासेस लेंगे। तो ये जो मैंने कहा कि बायोलॉजी आपको डेली 1.5 घंटा पढ़नी है, फिजिक्स 2 घंटा, केमिस्ट्री 2 घंटा, तो वो क्या आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपको क्लास अटेंड करनी है, डेडिकेटेडली वो क्लासेस अटेंड करनी है। फिर उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन करने हैं। जितना टॉपिक आपने कवर कर लिया, रोज के रोज हर दिन बिना फेल हुए आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप क्वेश्चन करने में फेल हो जाते हैं, केवल थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं, केवल चीजों को याद ही करते रहते हैं, तो बेटा नीट एग्जाम क्लियर करना नामुमकिन रहेगा। क्योंकि आपको सवाल करना सीखना है। थ्योरी तो आपका बेस है, कॉन्सेप्ट्स तो आपके बेस हैं, सिलेक्शन तो सवालों से होगा। तो हर दिन मेक इट अ पॉइंट, यू हैव टू डू क्वेश्चंस ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। फिर आता है रिवीजन। जी हाँ, ये हर एक बच्चे की दिक्कत होती है जो तैयारी कर रहे होते हैं, जिन्हें जैसे जैसे वो सफर में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हर एक बच्चे को इस सफर में ये एंजाइटी होती है, ये डर महसूस होता है कि मैम हमें याद तो सब कुछ हो रहा है लेकिन हम पीछे का भूल गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता। और इससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है और आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस की कमी आपको बहुत आगे ले जाने नहीं देती है इस सफर में। तो बेटा आपको उसको यहीं के यहीं खारिज करना है, रोकना है। आपको हर दिन डेडिकेटेडली 1 घंटा रिवीजन को देना ही है, जिसमें से आप लगभग 15 से 20 मिनट अपनी बायोलॉजी को दीजिए, आप कुछ समय फिजिक्स को दीजिए, कुछ समय केमिस्ट्री को दीजिए। सो 1 से 2 घंटा आप रिवीजन के लिए हर रोज निकालेंगे। जो आपने कल पढ़ा उसे आप आज रिवाइज करेंगे। जब आप आगे दिन जाएंगे तो आप पिछले 2 दिन का बांट लेंगे कि कुछ टॉपिक मैं कल के ले लेता हूं, कुछ टॉपिक परसों के ले लेते हैं। अगर आप ऐसे कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहेंगे बेटा, इससे क्या होगा, इससे आपका दिमाग आपको निरंतर रूप से ये बताता रहेगा कि हमें सब आता है, हमें सब आता है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस से आप जानते हैं क्या होता है, दुनिया जीत लेने का जो जज्बा होता है वो कहां से आता है भाई, कॉन्फिडेंस से आता है। तो ये आपका स्केड्यूल रहेगा। आपको लगभग 10 घंटे की पढ़ाई करनी ही होगी, जिसमें आपका क्लासेस होंगी जिन्हें आप अटेंड करेंगे अपने टीचर द्वारा। फिर आप हर दिन बिना बहाना बनाए, बिना फेल हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है। वही आपका आईना है जो आपको समझाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। और रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन की कमी आपका कॉन्फिडेंस गिराएगी, आपको एंजाइटी देगी, जो इस नीट की सफर की तैयारी के सफर में सही बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अब ये तैयारी पूरे 1 साल की है। इसको हम काफी सारी फेजेस में, काफी सारे चरणों में बांटते हैं। तो बच्चे ने मन बना लिया, उसके घर परिवार वालों ने मन बना लिया कि बच्चे को तैयारी करानी है। उसने तैयारी करनी शुरू कर दी। तो सबसे पहली फेज जो आती है वो शुरू के 1 से 4 महीने, जब बच्चा इस एग्जाम के पैटर्न को समझ रहा है, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है, थ्योरी को समझ रहा है, किस तरह चीजें होती हैं उसे समझ रहा है। ये उसकी समझने की फेज है। जब हम कोई नया काम करते हैं, सपोज हमने जिम ज्वाइन किया, हमने धीरे धीरे जिम में एक्सरसाइज करनी शुरू करी, तो आप जाते ही तो बॉडी बिल्डर वाली एक्सरसाइज करना शुरू नहीं करते हैं। पहले आप करेक्ट फॉर्म जानते हैं कि किसी भी एक्सरसाइज को करने की करेक्ट तरीका क्या है, करेक्ट फॉर्म क्या है। फिर धीरे धीरे आप उसमें महारत हासिल करते हैं। तो जो शुरुआती दौर होता है उसमें आपको फोकस करना है अपनी एनसीईआरटी पर। आपको एनसीईआरटी को पढ़ना, उसे एनालाइज करना, उसे इंटरप्रेट करना सीखना है। और एनसीईआरटी को एक स्टूडेंट की तरह नहीं, उसको एक एग्जामिनर की तरह पढ़ना है। हर एक लाइन को एनसीईआरटी की ये सोचकर पढ़ना है कि मुझे इसमें से एक सवाल बनाना है। हर एक लाइन में से किस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर सकता है, मुझे इस तरह एनसीईआरटी को समझना और पढ़ना है। क्योंकि इस
एग्जाम की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो यही किताब है, एनसीईआरटी है। तो शुरुआती चरण में आपको इसी को पढ़ना, इसको समझना सीखना है। फिर धीरे धीरे आपको अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं। जब आप धीरे धीरे ईंटें लगाएंगे तभी तो मकान बनेगा। जब कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे तभी तो सवाल कर पाएंगे। और फिर बेटा आपको धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। मैंने अभी बताया, ऐसा देखने में लगता है कि क्वेश्चन ही तो है, 2-3 लाइनें पढ़नी है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन ढूंढ के निकालना है ना। क्वेश्चन को सही तरीके से जो वो पूछना चाह रहा है उसकी गर्दन पकड़ना, सवाल की गर्दन पकड़ना, उसे समझना और फिर चारों ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन ढूंढ कर निकालना, ये कला है बेटा, कला। और जिसको ये कला आ जाती है वो इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेता है। इसमें बहुत सारा पेशेंस, स्पीड और एक्यूरेसी लगती है। तो शुरुआत में बहुत मुश्किल क्वेश्चंस मत कीजिएगा क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस गिरा सकते हैं। अभी तो आप धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़ना सीख रहे हैं, थ्योरी को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो शुरुआती फेज में आप बेसिक एमसीक्यूज कीजिए, आप अपने डेली प्रैक्टिस पेपर कीजिए, जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलती हैं क्लासेस में, बैचेस में, वो आप कीजिए। तो धीरे धीरे जब आप सवालों को करना सीखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू होगा। फिर हम आएंगे फेज 2 में। हम अब तैयारी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे हैं, हमें एनसीईआरटी को पढ़ना समझना आना शुरू हो गया है, हम सवालों को करने की कला को समझ चुके हैं। तो अब लेवल अप करने का टाइम है। आपने फॉर्म सीख लिया, अब एक्सरसाइज लेवल अप करने का टाइम है। जहां आप जो है एक्सरसाइज 5 किलो से कर रहे थे, अब उसे 10 किलो से करने का समय आ गया। ये तो लेवल अप करना पड़ेगा। तो जो हमारा फेज 2 है, जो कि 5 से 8 महीने के बीच में होता है, अब आपको इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सिर्फ थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। अब आपको अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को और ज्यादा इंटेंसिव करना पड़ेगा और अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना सीखना होगा, जिससे आपका ब्रेन डेवलप होगा, वो सोचना सीखेगा, घबराना बंद करेगा। और यहां एंट्री होगी हमारे PYQs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट एग्जाम में पिछले 10 साल में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देन वीकली मॉक टेस्ट। अब आप हर हफ्ता टेस्ट देना शुरू करेंगे। जितना पूरा हफ्ता जो भी आपने कवर किया, आप वीकली मॉक टेस्ट देंगे, जहां पर आप सीखेंगे किस तरह आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, स्पीड मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और साथों साथ सोचना भी है। तो ये वीकली मॉक टेस्ट आपको ट्रेन करेंगे फॉर द नीट एग्जाम। चलिए, फिर आती है फेज 3, जो कि 9 से 12 महीने के बीच वाली होगी। इसमें अब धीरे धीरे आपका सिलेबस खत्म होने को आता है। अब आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने होते हैं। तो इस फेज 3 में मेनली जब आपका सिलेबस खत्म होने को आएगा तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, रिवीजन। अब आप रिवीजन पर फोकस करेंगे। आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर चुके हैं, आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, आप एनसीईआरटी पर महारत हासिल कर चुके हैं, आप टेस्ट देना सीख चुके हैं, आप टेस्ट देने की कला को सीख चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो कुछ आपने सीखा, रिवीजन तो आपको हर दिन करना है, रिवीजन हर दिन करना है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको बड़े बड़े पोर्शंस का रिवीजन करना सीखना है और आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। जब हम पूरे साल थोड़े थोड़े पोर्शन के टेस्ट देते हैं तो उसमें अच्छा स्कोर करके हम समझ लेते हैं कि हम तो तुर्रे खां हैं। नहीं, जब आप 2-2, 3-3 चैप्टर के टेस्ट दे रहे थे तब सिलेबस कम था। अब आपको खुद को तैयार करना है। इस फेज 3 में आपको खुद को तैयार करना है फुल सिलेबस टेस्ट के लिए, जहां पर पूरा सिलेबस आएगा और आपको पूरे सिलेबस को मेमोराइज करके जो है टेस्ट देना होगा। तो ये चरण में आपको मजबूत करना होगा अपने फुल सिलेबस को। देन अब आपको यहां पर पकड़नी होगी स्पीड। आपको 3 घंटे के अंदर अंदर इस पेपर को सॉल्व करना है। आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, वो ठीक है ना। तो ये सारी प्रैक्टिस टेस्ट से आएगी जो आप फेज
3 में करेंगे। तो फेज 3 में मेन एरिया जो रहेगा आपका फोकस का वो होगा रिवीजन, फुल सिलेबस टेस्ट और मेंटेनिंग टाइम मैनेजमेंट, स्पीड एंड एक्यूरेसी इन योर टेस्ट्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस पूरे साल में जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बायोलॉजी बेटा मेन फोकस जो बायोलॉजी का होता है वो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको कंठस्थ होनी चाहिए, एक एक लाइन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। फिर जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में, जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके उंगलियों पर होने चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हम थ्योरी की बात करते हैं, और थ्योरी अक्सर बच्चे भूल जाया करते हैं। नाम एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में बड़े अटपटे और भारी नाम होते हैं, बहुत भारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, साइकिल्स होती हैं जो भूल जाते हैं, तो वो रिवीजन के बिना नहीं चलेगा। तो बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी यही है कि आप एनसीईआरटी पर फोकस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स अच्छे से देखें और साथ में हर रोज रिवीजन करते रहें। देन फिजिक्स स्ट्रैटेजी में आपका मेन फोकस आपका कॉन्सेप्ट होता है। सवाल कॉन्सेप्ट से ही बनता है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। आपका मेन फोकस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में होना चाहिए। जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स सिर्फ थ्योरी याद करने से नहीं होती है, फिजिक्स में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। और आपका जो मोटिव होना चाहिए कि मुझे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के डेली करने ही हैं। अगर आप हर दिन 50 क्वेश्चन फिजिक्स के डेली करेंगे बेटा तो फिर आपको फिजिक्स से डर लग जाए, ऐसा होगा ही नहीं। शुरू में ऐसा होगा कि आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो उससे हार नहीं माननी है कि नहीं मुझे तो मजा नहीं आ रहा, फिजिक्स तो मुश्किल है, मुझे नहीं मन करता फिजिक्स पढ़ने का, मैं तो केवल बायो पढ़ूंगा। आसान रास्ते पर नहीं जाना है बेटा। आप हर दिन अगर 50 क्वेश्चन का टारगेट अपने सामने रखेंगे तो आप कई बार 10 कर पाएंगे, कई बार 20 कर पाएंगे, 30 क्वेश्चन आपसे शायद नहीं बन पाएंगे। लेकिन आप उन 30 क्वेश्चन को सीखो कि उन्हें कैसे बनाना है, मेहनत करो। धीरे धीरे आपसे 30 क्वेश्चन बनने लगेंगे, फिर 40 बनने लगेंगे। तो इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इससे भागना नहीं होगा। अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से डरते हैं, घबराहट उन्हें महसूस होती है। लेकिन इस घबराहट पर फतेह पानी है आपको। इस घबराहट को, खुद को डाउन नहीं करना है। बायोलॉजी तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, वो 360 नंबर की है, लेकिन फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेटा रैंक डिसाइड करने में। तो 50 क्वेश्चन का अपना मोटिव सामने रखना है। हर दिन कुछ भी करके, मुझे कुछ भी करके 50 क्वेश्चन करने हैं। और यकीन मानिए एवरेज से एवरेज बच्चा अगर ये 50 क्वेश्चन हर दिन बिना फेल हुए पूरी डेडिकेशन से करता रहेगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर हमारी केमिस्ट्री आ जाती है। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेनली फोकस करना होगा एनसीईआरटी पर। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको मेनली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आपको मेनली नोट्स याद करने हैं, रिएजेंट्स याद करने हैं, रिएक्शंस याद करनी है। चलिए अब हम चलते हैं मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। जब आप अपनी तैयारी के लास्ट चरण में होते हैं तो आपको हर हफ्ते एक टेस्ट तो देना ही है। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ते हैं, आपको 2 से 3 टेस्ट हर हफ्ते देने हैं। और टेस्ट देकर सिर्फ भूल नहीं जाना है, आपको हर टेस्ट को एनालाइज करना है कि अगर मेरे किसी, आपका टारगेट क्या था याद है ना, 650 प्लस, 650 प्लस आपका टारगेट है। अगर किसी भी टेस्ट में आपके इससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डीपली एनालाइज करना है कि कहां मेरी गलती हो रही है, कौन से मेरे वीक एरियाज हैं, किस सब्जेक्ट पर मुझे ज्यादा फोकस करना है। बस ये ध्यान रखना है कि 600, 650 से नंबर कम नहीं आने चाहिए। उसको डीपली एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, उन्हें लिखो और धीरे धीरे टेस्ट बाय टेस्ट उनको घटाते जाओ। रिवीजन प्लान, हर दिन तो आपको रिवीजन करना ही है। और एक बड़ा रिवीजन आपको संडे के लिए रखना है। संडे जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, क्लासेस नहीं होती हैं, हर दिन तो आपको 1 घंटा रिवीजन करना ही है। लेकिन वीकली रिवीजन भी करना है, जब आप पूरे हफ्ते का एक साथ रिवाइज करेंगे, एंड दैट विल बी ऑन संडे। मंथली फुल रिवीजन, एक पूरे महीने का आप रिवीजन रखेंगे, जहां आप पूरे महीने का जो आप पढ़ चुके हैं उसको पढ़ेंगे। जब आप हर दिन रिवाइज करेंगे तो आपको ये वीकली रिवीजन और ये मंथली रिवीजन आसान लगेगा। शॉर्ट नोट्स, आप
अपने सामने जो भी चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, बायोलॉजी के नाम हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आप भूल रहे हैं, वो छोटे छोटे नोट्स बनाकर, छोटे छोटे चार्ट पेपर बनाकर अपने रूम में लगा लीजिए और उन्हें आते जाते देखिए। जब हम रोज एक चीज को देखते रहते हैं तो वो याद रहती है। फिर आता है हेल्थ और माइंड सेट। जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बेटा, तो बहुत सारे इमोशंस इस जर्नी में हमारे साथ साथ चलते हैं। सेल्फ डाउट, एंजाइटी, लो फील करना, डिमोटिवेटेड फील करना, एस्केप करने की टेंडेंसी रखना, मुझसे नहीं होगा, मुझे छोड़ना है, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये इमोशंस ताउम्र आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ये लाइफ की हर एक स्टेज में आपके साथ रहेंगे। आपको इनके साथ जीना भी है, लेकिन आपको इनसे हारना भी नहीं है। तो बेटा, अगर आप अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, जो रोज करना है वो कर रहे हैं, तो आप इन इमोशंस से कभी नहीं हारेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इमोशंस को, अपनी मेहनत को इतना मजबूत करना है कि ये नेगेटिव इमोशंस आपको परेशान ना कर पाएं। और माइंड सेट हेल्दी कब रहता है? जब हम अच्छा खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सीडेंट्री हो गया है। जब बच्चा तैयारी करता है तो वो घंटों चेयर टेबल पर बैठकर पढ़ता रहता है। उससे क्या होता है? उससे सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाता है। आप अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालें जहां आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। आप बैडमिंटन खेल लें, आप फुटबॉल खेल लें, आप थोड़ा दौड़ आए, आप एक्सरसाइज कर लें। इससे आपकी बॉडी में मोशन क्रिएट होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, डोपामीन रिलीज होता है, जो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और एंजाइटी को घटाता है। तो आधा घंटा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं ना कि जो सबसे सिंपल चीजें होती हैं वो सबसे मुश्किल होती हैं। सेम चीज को रोज रोज दोहराना सबसे बोरिंग होता है और लोग उसे छोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन वो बंदा जो एक ही चीज को बिना रुके, बिना थके बार बार दोहराता रहता है, वही उसमें महारत हासिल करता है। तो नीट कोई हवा नहीं है बेटा, नीट कोई हवा नहीं है। बस आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना है, अपनी थ्योरी पढ़नी है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पूरे साल आपको ये बिना रुके, बिना थके, हर दिन करते रहना है। चाहे किसी दिन आप लो फील कर रहे हो, चाहे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, चाहे आप बीमार हो, आपको कोशिश करनी है कि आप बिना बहाना बनाए अपनी विल पावर को, अपने माइंड सेट को इतना स्ट्रांग रखें, अपने दिमाग को चॉइस ही ना दें। जब आपके दिमाग के सामने आप चॉइस नहीं रखते तो वो हार मान लेता है। वो कहता है मेरे पास चॉइस ही नहीं, मुझे करना ही है। तो एक ही चीज को बार बार दोहराना है, चाहे बोरिंग लगे, चाहे किसी दिन डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। अपने दिमाग को, आप उसके मास्टर हो, वो आपका मास्टर नहीं है। ये ध्यान रखना, तो आप पूरी जर्नी में पॉजिटिव बने रहोगे। और यही कंसिस्टेंसी आपको कॉन्फिडेंस भी देगी और पॉजिटिविटी भी देगी। चलिए, आखिरी के जो 30 दिन आते हैं जब एग्जाम आने वाला होता है, जो कि अभी का समय चल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है रिवीजन पर। आपको सिर्फ रिवीजन करना है। आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर चुके हैं, क्वेश्चन करना सीख चुके हैं, एनसीईआरटी आपको याद है, थ्योरी आपको याद है। अब आपको सारा सिलेबस रिवाइज करना है। आपको हर एक दूसरे दिन फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। और नया कुछ भी नहीं करना कि मैं नए टॉपिक पढ़ लूं या नया कोई बुक मटेरियल ऑर्डर कर लूं, कहीं से मंगा लूं। नहीं, जो आप पूरे साल से करते आ रहे हैं वही करें और उसी को सॉलिड करें। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी और इस पूरे साल आपको ये मदद कर पाए। बस बेटा ध्यान ये रखना है, 4 चीजों का ध्यान रखना है। 4 चीजों का। विल पावर, जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपना मन मजबूत कर लीजिए, विल पावर स्ट्रांग कर लीजिए कि रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी लेकिन हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। कंसिस्टेंसी, अपने दिमाग को कोई भी चॉइस नहीं देनी है, बस उसके सामने एक ऑप्शन रखना है, हर हाल में करना है। किसी दिन लो फील कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं लग रही, नहीं भाई,
जो काम मुझे करना है वो डेली का करना है, डेली के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डेली की थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, क्लास अटेंड करनी है। चॉइस मत दो। भरोसा रखो खुद को, नेगेटिव इमोशंस को खुद पर हावी मत होने दो, सेल्फ डाउट को खुद पर हावी मत होने दो। कोई भी एग्जाम हुआ नहीं होता, उसको क्रैक करने की एक स्ट्रैटेजी होती है और वो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आप मेहनत करते रहिए, उसमें कंसिस्टेंट बने रहिए, जो गलतियां हैं उन्हें मत दोहराइए, उन्हें धीरे धीरे दूर करते रहिए और जरूर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो यही मैं इस सेशन को एंड करती हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट कर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। मैं अब आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार, बाय, अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।